Hello everybody. So now today we are in the second part of the C language. Okay. So in the first part I explained the history of the C language, and then we started with the characters set in a C language. So now in today's lecture we are going to learn the words in a C language and little bit programming side we start. Okay, from structure of C language. So structure of C language is very important, and the characters also you already learn, and words today I am going to explain. And in words also today I explain only keywords, identifiers and variables. Six types of words are there, but today I explain three, and then directly we jump to the structure of C language. So from next lecture onwards we are able to start the programming part also. Okay, so be with me. I explain each and everything properly to you. Okay, now let's start the words and structure of C language. So the first topic is the words in C language. Okay, so now each and every word in a C language is called a token. First, that thing you keep it in your mind. Each and every word in a C language is called a token. Okay, and how we form the word, form कैसे word कैसे बनता है? By using character set. कैरेक्टर सेट वाला जो पहला ट्यूटोरियल आपने नहीं चेक किया है तो कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है सी लैंग्वेज का और कैरेक्टर सेट स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो कैरेक्टर सेट गिवन इन इज यूज टू फॉर्म ए वर्ड, एंड दैट ईच एंड एवरी वर्ड इज यूज टू फॉर्म ए स्टेटमेंट इन ए सी लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो वर्ड से बनता है, यानी कि जस्ट लाइक ए नॉर्मल लैंग्वेज। पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर से की मदद से वर्ड बनता है और वर्ड्स की मदद से सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, स्टेटमेंट वर्ड यूज करेंगे। ओके, सो that is very important to know that C language have lots of words, and in that each and every word is known as token, and C language support सिक्स टाइप्स ऑफ टोकन। अगर हम टोकन वर्ड ही अगर मैं यूज करूँ, वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, टोकन वर्ड। सो सी बेसिकली आइडेंटिफाइज सिक्स टाइप्स ऑफ टोकन। द वन इज कीवर्ड, another one is identifier, constant, string, operator and special characters. In that today I am going to explain only keyword, identifier, okay, keyword, identifier and variable. Variable is not a token, but is an identifier, one kind of identifier, but in a part of identifier I explain variable. That is very important. ये सी लैंग्वेज के एक भी टॉपिक जो है वो मिस करने लायक नहीं है, बिकॉज द वन टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर टॉपिक। सो बी विथ मी, कोई भी टॉपिक मिस मत करना। सो each and every word in a C language is called a token, and it supports six types of token: keyword, identifier, constant, string, operator and special character. आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड फर्स्ट। सो कीवर्ड्स, the predefined words of a C language is called a keyword। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसका नाम, यानी कि वो वर्ड का नाम और मीनिंग दोनों सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, हुज नेम एंड मीनिंग डिसाइडेड बाय सी लैंग्वेज, और जिसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड वर्ड, उसको कहते हैं कीवर्ड। ना ही उसका हम वर्ड का मीनिंग हम सी लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड का मीनिंग हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू यूज दैट वर्ड एज ए सेपरेट मीनिंग। हम वही वर्ड को दूसरे मीनिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो ANSI C सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स, यानी कि ANSI C जो है, यानी कि एज पर ANSI C सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड है? 32 कीवर्ड्स। ओके, नो नीड टू मग अप दैट कीवर्ड। हमको उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सी लैंग्वेज में, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये सभी के सभी कीवर्ड्स का ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि हम उसका यूज करेंगे प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हम उसका यूज करेंगे तो अपना वो याद रहते जाएंगे। ठीक है, नो नीड टू मगअप एंड रट्टा मत मारना, इसको हो जाएगा अपना। सो द प्री डिफाइंड वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका नाम और काम सी लैंग्वेज ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, ऐसे हम वर्ड्स को कीवर्ड कहेंगे, और ऐसे टोटल 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफायर।
ये जो वर्ड अभी जो बोला था, जो रिजर्व्ड वर्ड जो मैंने कहा, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स जो मैंने कहा, उसको तो हम कीवर्ड कहते हैं। बट टू सोल्व अवर पर्पस वी नीड टू मेंशन सम अदर वर्ड ऑल्सो। वो तो प्री डिफाइंड है, 32 ही है। इसके अलावा भी प्रोग्राम सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ड हमको भी बनाने पड़ेंगे ना। एंड दैट ऑल वर्ड्स नोन एज एन आइडेंटिफायर, द वर्ड दैट वी मेड टू सोल्व अवर पर्पस, टू सोल्व द प्रोग्राम। ओके, जो वर्ड हम बनाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे आइडेंटिफायर, जिसका नाम और काम यानी कि whose name and meaning both are decided by us मीन्स यूजर से डिसाइड करेगा। जबकि कीवर्ड्स जो होते हैं उसका नाम और मीनिंग दोनों सी लैंग्वेज ने डिसाइड किए हुए, वो वही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जबकि आइडेंटिफायर मतलब ऐसे वर्ड जो हमारे पर्पस को सोल्व करने के लिए, हमारे पर्पस के लिए कोई एक वर्ड बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे और उसको काम भी देंगे, whose name and meaning decided by the user. Okay, a word that a user can construct by making character set obviously is known as an identifier. But here, one point is very important, that is the identifier is a case sensitive. Be careful. C language पूरा case sensitive है, ठीक है। case sensitive means what? Small letter means small letter, capital letter means capital letter। आप मिक्स में नहीं लिख सकते। जो चीज सी लैंग्वेज में कैपिटल में आएगी उसको आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में है उसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। द मोस्ट ऑफ द केसेस सी लैंग्वेज इज रिटन इन द स्मॉल लेटर। 99% केस में सी लैंग्वेज को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफायर बनाते हो, यानी कि जो वर्ड आप बना रहे हो ना उसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि आप जो नया वर्ड बना रहे हो वो वर्ड का नाम क्या है और मीनिंग क्या है, यानी कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग दैट वर्ड। क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि सी लैंग्वेज को सिर्फ 32 कीवर्ड्स को ही पहचानता है। उसके अलावा कोई भी वर्ड आप डालोगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर आप कोई वर्ड बना रहे हो और डिफाइन करते वक्त आपने वो वर्ड का कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखा है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में वो वर्ड का वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज को डिफाइन ही उस तरह से किया, जिस तरह से डिफाइन किया है उसी तरह से उसको यूज करना पड़ेगा। यू आर नॉट एबल टू चेंज इट। ओके, तो ध्यान से, ज्यादातर आइडेंटिफायर्स जो हम बनाएंगे उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। ओके, नाउ वी गो अहेड वन ऑफ द आइडेंटिफायर, दैट इज वेरिएबल। So first of all, what is variable? Variable is a word that you are using from last so many years. मैथमेटिक्स में भी आप वेरिएबल वर्ड यूज करते हो, साइंस में भी आप वेरिएबल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, करते ही हो। तो वेरिएबल वर्ड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड वेराई। ओके, वेराई मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, और उसी के ऊपर से एक और वर्ड आया तो वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अलग अलग। तो वेरिएबल में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको तो कोई प्रॉब्लम सोल्व करना है सी लैंग्वेज की मदद से, तो सम टाइम यू नीड टू स्टोर द वैल्यू, आपको इनपुट देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सी प्रोग्राम्स टेक्स 0 और मोर इनपुट्स। जो मैंने आपको गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम मैंने आपको जो बताया था उसमें यह था पॉइंट। तो वैल्यू तो हमको चाहिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम वी नीड ए वैल्यू टू सोल्व सम प्रॉब्लम। नाउ टू स्टोर दैट वैल्यू वी नीड ए मेमोरी। हम कोई भी एक वैल्यू हम लेंगे तो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वो वैल्यू पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर स्टोर होने वाला है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट मेमोरी स्पेस? Okay, so what we do, we give a name, we assign a name to that memory location. Okay, and we identify that location through the name of memory. Okay, हम नाम से पहचानेंगे और उसको कहते हैं वेरिएबल नेम। हम नाम से पहचानेंगे और उसको बोलेंगे वेरिएबल नेम। Okay, so to store and manipulate a data we use a memory space. Okay, and the space can vary based on the operation. वो स्पेस के अंदर वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मैंने कुछ एक वैल्यू सपोज की, दूसरे ने कोई दूसरी वैल्यू सपोज की, तो जो वैल्यू जो जो यूजर जो है जो वैल्यू सपोज करेगा डिसाइड करेगा वो वैल्यू यूज होगा और उसके हिसाब से वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, द डेटा विद इन द मेमोरी स्पेस इज रिफर्ड बाय नेम नोन एज वेरिएबल नेम। यानी कि वो मेमोरी लोकेशन को जो हम नाम देने वाले हैं उसको कहते हैं वेरिएबल नेम। एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज मे बी different because
हर कोई यूजर अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू अलग अलग डिसाइड करेगा, तो वैल्यू बदलती रहेगी. नाउ बाय गिव एट द टाइम ऑफ गिविंग ए नेम ऑफ वेरिएबल वी नीड टू डिसाइड ए नेम विद सम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऐसा नहीं कि कोई भी नाम दे दिया मन में जो आया हो. ठीक है. So some rules and regulations are there that I am going to explain, and it's very important. The first of all, the variable name cannot be the same as a keyword. You are not able to give a name of variable same like a keyword, क्योंकि keyword जो है वो predefined words है, उसका नाम और काम डिसाइडेड है. किसने डिसाइड किया हुआ है? सी लैंग्वेज. उसी वर्ड को हम दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे. ओके. उसका दूसरे वर्ड के लिए यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जो नाम जो है वो कीवर्ड का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का मीनिंग पहले से ही डिसाइडेड है. ठीक है. तो यहाँ पे कीवर्ड 32 कीवर्ड है, उसके अलावा कोई भी नाम आप देना है दे सकते हो. द सेकंड पॉइंट इज वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर. इट कंसिस्ट आइदर ए लेटर और ए डिजिट और एन अंडरस्कोर. इसके अलावा कोई भी दूसरा आप सिंबल यूज नहीं कर सकते. देखो, नाम के रूल्स वही है जो हमारे नाम के रूल्स है. ठीक है. आपको लगेगा ओ ये कैसे रूल्स आ गए, नाम के भी रूल्स. अरे हमारे नाम में भी रूल्स होते हैं. एग्जांपल दूं, आप अपने नाम में कभी कोई सिंबल यूज करता हूँ? जैसे मेरा नाम है PRA@TIK, PRA $TIK, PRA TIK प्रतीक $, ऐसा कभी नहीं होता है. तो यहाँ पर भी सी लैंग्वेज में भी कभी भी नाम में कोई सिंबल्स यूज नहीं किए जाते. हाँ, एक ही सिंबल यूज किया जाता है, वो है अंडरस्कोर. Okay. Then the first character of variable name must be a letter or an underscore. That is also be careful in that. The first letter is either an alphabet or an underscore. इसके अलावा डिजिट से कभी भी कोई भी वेरिएबल के नाम की शुरुआत नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल अगर हमारे ही नाम का ले लो तो हमारे नाम की शुरुआत कभी डिजिट से होती है? नहीं होगी. Our name should starts with alphabet only. हाँ, यहाँ पे सी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक डिफरेंट ये है कि अंडरस्कोर भी चलेगा एज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए नेम, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट विद अ डिजिट. हाँ, तो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होने के बाद सेकंड कैरेक्टर से आपको डिजिट यूज करना हो तो कर सकते हो. सिर्फ स्टार्टिंग में लेटर होना चाहिए, बाद में डिजिट यूज करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है. जैसे हमारे नाम की भी शुरुआत अल्फाबेट से ही होगी, यहाँ पर भी अल्फाबेट से ही शुरू करना है या तो अंडरस्कोर से शुरू करना है. And as per the ANSI C, okay, the length of the name is should be 31 characters. Generally 31 characters तक का नाम हम दे सकते हैं, मगर वो कंपाइलर अगर अच्छा है तो आप उससे बड़ा नाम भी दे सकते हैं. मगर 31 characters का भी नाम more than sufficient. I never seen the name with 30 characters. Okay, इतना बड़ा नाम हम रखते ही नहीं, क्योंकि हमको प्रोग्राम में वो नाम यूज करने होते हैं. ठीक है. नाउ द वेरिएबल नेम आर कैश सेंसिटिव, क्योंकि वो आइडेंटिफायर ही है, क्योंकि हम जो नाम देंगे वो वर्ड हम डिसाइड करेंगे ना. नाम ओके, वो वर्ड हम डिसाइड करेंगे तो वो है आइडेंटिफायर ही. तो ऑब्वियसली द वेरिएबल नेम इज ऑल्सो कैश सेंसिटिव, यानी कि अगर डिफाइन करते वक्त आपने कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखा है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको वो कैरेक्टर कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा. अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर आप दुनिया का कोई भी नाम वेरिएबल को दे सकते हैं. हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल का नाम कैसे देते हैं? ABCD. ओके, मगर उसके अलावा भी आप वर्ड में भी नाम दे सकते हो. एंड वन मोर थिंग, नेम इज ऑलवेज ए सिंगल वर्ड. हम नाम एक ही वर्ड का होता है. नाम में कभी स्पेस होती है? नहीं होती है ना. हमारे नाम में कभी स्पेस नहीं है, तो वेरिएबल के नाम में कैसे हो सकती है? तो डोंट कीप एनी स्पेस इन द नेम ऑफ वेरिएबल. नाम एक वर्ड का ही होगा. ठीक है, और एक ही वर्ड का ही देना है. आप एक वर्ड में 30 कैरेक्टर्स का एक वर्ड बनाकर नाम दे सकते हो. इतनी बड़ी लिमिटेशंस आपने दी हुई है आपको. ठीक है. तो यू प्लीज बी केयरफुल इन द रूल्स ऑफ द वेरिएबल. और ऐसे वैसे नाम मत देना, मीनिंगफुल नाम देना चाहिए, और इसलिए जो भी वर्ड आपको लगे वो आपको देना चाहिए. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज. हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग साइड जा रहे हैं. आज मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वो स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके हल्का सा थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. मगर ये स्ट्रक्चर को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे.
and that's why I already told you the C language is a structured language that I already explained in the first part of the C language. Okay, now here you see the first four part is considered as an optional section. Okay, ये चारों के चारों जो यहाँ पे सेक्शन दिख रहे हैं वो चारों सेक्शन जो है वो ऑप्शनल सेक्शन है, दैट मीन्स इज नॉट कंपल्सरी. ओके, देन द मिडल पार्ट is considered as a compulsory part, and the last part is called a user defined function. That means we can say your whole structure is divided in a three section: optional section, compulsory section, and user defined part. In optional part we take four section. Okay, and in compulsory only one, that is very important, that is main, and the last part is user defined function. Now let us see one by one all the sections, what is the meaning and how to write that section, और क्या उसका यूज है, कब उसको लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए. बी विथ मी, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट. हाँ, एज पर रूल ये ट्यूटोरियल के भी सेल्फ टेस्ट है, and the link of the self test is given in the description part of the YouTube. तो ठीक से ये ट्यूटोरियल देखिए और आपको सेल्फ टेस्ट देनी है. आई कंटिन्यूसली ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस daily. Okay, and any doubt is there, then you post your doubts in the in my telegram group, that you have the link of my telegram group, you join it. अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं है, then I provide in the description part, no problem. Okay, then you click on that and join that group. Now let's start one by one each and every section. The first one is the documentation section. ध्यान से समझना. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें बहुत जरूरी है. डॉक्यूमेंटेशन नाम के हिसाब से ही काम है और ये ऑप्शनल सेक्शन में, यानी कि ये यूज करना जरूरी नहीं है, बट वाई दैट सेक्शन इज अवेलेबल वो समझना जरूरी है, और ज्यादातर अच्छा प्रोग्रामर होता है वो इसका यूज करता है. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ओके, द नेम इंडिकेट इट यूज फॉर द पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. जनरली हम क्या लिखते हैं, और वो सबसे पहले होता है आपके प्रोग्रामिंग में, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन होता है. क्यों? क्योंकि इसमें जनरली हम लिखते हैं द क्वेश्चन. मतलब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, या तो अपना प्रॉब्लम, जो हम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ये सी प्रोग्राम बना रहे हैं, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, वो प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करेंगे. ओके, वो दो लैंग्वेज में हो सकती है, तीन लैंग्वेज, तीन लाइन में हो सकती है, एक पैराग्राफ में भी हो सकता है. फर्स्ट वी डिफाइन द क्वेश्चन, वी डिफाइन अवर प्रॉब्लम्स एट द टॉप, और फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. मैथ्स में भी आप ऐसा ही करते हो, ठीक है, कि आप पहले सम थोड़ा डिफाइन करते हो प्रॉपरली और फिर उसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो. हाँ, मगर ये जो हम डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं उसको प्रोग्रामिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, जब हम वो प्रोग्राम ओपन करें तो हमको सामने क्वेश्चन आ जाए तो हाँ, हमको तुरंत याद आ जाए, यस राइट, कि ये जो प्रोग्राम है वो मैंने ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया हुआ है. एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग कॉमेंट. व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमेंट? कमेंट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन. आप बोलते हो ना, सर ये बेटे बेटे कमेंट पास कर रहा है, ये कर रहा है, कमेंट पास कर रहा है, कमेंट दे रहा है, मतलब आप गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हो. मगर द मीनिंग ऑफ द कमेंट इज वेरी गुड. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वी आर यूजिंग इज कॉल्ड कमेंट. इसलिए आप बोलते हैं ना, सर ये पीछे बैठे बैठे कमेंट पास कर रहा है, मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है उसके पीछे वो कुछ ऐड कर रहा है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए आप बोलते हो कमेंट पास कर रहे हो. शायद आप कुछ स्टूडेंट को तो पहली बार आज पहले पता चला होगा कि कमेंट का मतलब क्या है. तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, या तो प्रॉब्लम लिखेंगे या तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे ये प्रोग्राम रिलेटेड, वो प्रोग्राम के सॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग है. तो सी लैंग्वेज को उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट फॉर अस, नॉट फॉर कंप्यूटर, तो उसको कमेंट के अंदर लिखा जाएगा. एंड इफ यू आर राइट गोइंग टू राइट एनीथिंग इनसाइड द कमेंट, तो सी लैंग्वेज वो लाइंस को इग्नोर कर देगी, उसको कंसीडर करेगी ही नहीं. जब ट्रांसलेट करने की बात आएगी ना, मैंने ट्रांसलेटर एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, नहीं देखा है तो देख लेना. तो ट्रांसलेटर जब करेगा तो सी लैंग्वेज ये जो कमेंट के अंदर जो लिखा है उसको ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, बिकॉज सी लैंग्वेज समझ जाएगा कि ये दिस लाइन इज नॉट फॉर मी, इज फॉर द यूजर, सो नो नीड टू ट्रांसलेट इट, लीव इट. ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस आपको लिखनी है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसको कमेंट में लिखनी है. तो इसलिए हमारे पास दो टाइप की कमेंट है, टू टाइप्स ऑफ कमेंट. वन इज सिंगल लाइन कमेंट दैट आई मेंशन हियर.
सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद डबल स्लैश साइन। सिंगल लाइन, जहां पे डबल स्लैश साइन कर दिया आपने, उसके बाद आप जो भी कुछ लिखोगे वो एज ए कमेंट माना जाएगा, और वो एंड कहाँ पे होगी, लाइन एंड, आपकी कमेंट एंड होगी, यानी कि सेकंड लाइन नॉर्मल होगी, उसको सी लैंग्वेज कंसीडर करेगा। सिंगल लाइन कमेंट है स्टार्ट विद डबल स्लैश साइन, जहां पे डबल स्लैश साइन कर दिया वहां से कमेंट शुरू होगी, और ऑटोमेटिकली जैसे ही लाइन एंड हो जाएगी आपकी कमेंट भी खत्म हो जाएगी। तो ये तो एक लाइन की ज्यादा छोटी कमेंट देने के लिए सिंगल लाइन कमेंट है, डबल स्लैश का यूज होता है। बट इफ योर कमेंट इज लॉन्गर, यानी कि आप जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ा होता है या आपका प्रॉब्लम जो है वो बड़ा लिखना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए स्लैश स्टार से आपकी कमेंट शुरू होगी, स्लैश स्टार से। राइट योर कमेंट्स 3 लाइन्स 4 लाइन्स पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिख दो, एंड एट लास्ट यू एंड विथ स्टार स्लैश, स्टार्ट विथ स्लैश स्टार एंड एंड्स विथ स्टार स्लैश। अंडरस्टैंड? ये दोनों में से किसी के भी अंदर आपने कुछ लिखा है तो सी लैंग्वेज उसको इग्नोर करेगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ये कमेंट हमारे लिए होती है, सी लैंग्वेज के लिए नहीं होती है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम वी आर राइटिंग द कमेंट्स। ओके, नाउ देन आफ्टरवर्ड कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट, चलो हम ले लेते हैं, एक्चुअली फाइल इंक्लूड लेना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट है तो पहले वो ले लेते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट वो भी ऑप्शनल सेक्शन में है। कांस्टेंट मींस व्हाट? कांस्टेंट मींस whose value is remain same, whose value is never be change, हम जिसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट इज द पाई, थ्रू आउट द वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ पाई इज रिमेन सेम। उसी तरह से ये तो पहले से ही डिसाइडेड कांस्टेंट है, मगर सपोज आपको कोई प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट बनाना है और कोई कांस्टेंट का यूज करना है, तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन इट, और वो कांस्टेंट जो है वो कहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, आप कोई, इसीलिए कांस्टेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ टोकन। सी लैंग्वेज के 6 टोकन है ना, 6 टाइप्स के वर्ड है, उनमें से कांस्टेंट भी एक टाइप का वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जिसकी वैल्यू आप कभी बदल नहीं पाएंगे। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि उसकी वैल्यू हम कभी भी बदल सकते हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू वंस वी मेंशन इन बिटवीन द प्रोग्राम वी आर नॉट एबल टू चेंज इट, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को इसीलिए मेन प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको, इफ यू वांट टू यूज द कांस्टेंट देन ओनली, इसलिए बोला कंपलसरी नहीं है। अगर आपको आपके प्रोग्राम में कांस्टेंट की जरूरत है तो कांस्टेंट डिफाइन करना है, वो भी मेन फंक्शन शुरू होने से पहले। एंड हाउ टू डिफाइन द कांस्टेंट? यू जस्ट राइट हैश डिफाइन, ओके, स्पेस नेम ऑफ कांस्टेंट स्पेस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ओके, एंड दिस हैश डिफाइन इज नोन एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो आपको याद रखना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, हैश डिफाइन इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कैसे लिखना है? फर्स्ट यू राइट हैश डिफाइन स्पेस द नेम ऑफ कांस्टेंट, जो भी आपको रखना है, स्पेस यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, और वहां पे जो आपने वैल्यू दी है प्रोग्राम के अंदर आपको वही वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। आप विद इन अ प्रोग्राम वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको प्रोग्राम, ये जो ऑप्शनल पार्ट है ना, वो मेन प्रोग्राम शुरू करने के पहले की जो भी है प्रोसीजर, जो जो आपको चाहिए वो पहले ले लो, लाइक दिस ओनली। Before starting the solution, suppose I want to write, then I want a notebook and I want the pen, whatever you want, you just keep it with you। यानी कि लिखना शुरू करने से पहले की तैयारी ये है ऑप्शनल सेक्शन, ठीक है। तो अभी मेन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, वो मेन प्रोग्राम तो कहाँ पे है, कंपलसरी पार्ट में है। ये सब मेन प्रोग्राम शुरू होने के पहले की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट डिफाइन कैसे होता है? हैश डिफाइन से होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फाइल इंक्लूड सेक्शन। ये अभी भी हम ऑप्शनल पार्ट में ही है, ये ऊपर 4 थे उसमें से 2 हो गए, 2 बाकी। फाइल इंक्लूड सेक्शन, सी प्रोवाइड द इनबिल्ट और लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि सी लैंग्वेज के पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, और वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन है रेडीमेड, जिसको आपको डायरेक्ट यूज करना है। बट ईच एंड एवरी फंक्शन आर अवेलेबल एज पर देयर वर्क इन द सेपरेट लाइब्रेरी। हर एक फंक्शन अपने काम के हिसाब से अलग अलग लाइब्रेरी में स्टोर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। सपोज मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शंस, फॉर एग्जांपल SQRT टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, तो SQRT रेडीमेड फंक्शन सी लैंग्वेज का अंदर अवेलेबल है,
तो वो मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन के लिए तो वो मैथ ट्रिक नाम की एक लाइब्रेरी में। कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए स्ट्रिंग क्लास है, अलग से स्ट्रिंग लाइब्रेरी है। ओके, तो उस तरह से इनपुट आउटपुट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास stdio नाम की एक लाइब्रेरी क्लास है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन अपने काम के हिसाब से अलग अलग लाइब्रेरी में ऐड की हुई है, और उस जिसको हम कहते हैं हेडर फाइल, उसको क्या कहते हैं हम, हेडर फाइल। So to use them, we have to include the files that hold the information about this function. ओके, तो ये कोई भी फंक्शन को यूज करने से लिए वो फंक्शन जिस फाइल के अंदर अवेलेबल है वो फाइल को आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल। बी केयरफुल। तो अलग अलग हेडर फाइल, जैसे कि मैंने कहा मैथ ट्रिग, ओके, देन आफ्टरवर्ड मैथ डॉट एच नाम की हेडर फाइल, एंड द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। हाँ, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसी फाइल इंक्लूड करनी है, ऐड करनी है जिसका एक्सटेंशन डॉट एच है, और हेडर फाइल के पास ही सभी फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है। जैसे कि एसक्यूआरटी मैथ डॉट एच में है प्रिंट एप फंक्शन, क्योंकि मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो इनपुट आउटपुट के लिए रिया, तो वो stdio डॉट एच नाम की हेडर फाइल में है। तो वो फाइल आपको इंक्लूड करनी है, तो उसके लिए कैसे आप उसको इंक्लूड करेंगे, वन मोर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज इंक्लूड। You write has include space, inside the angular bracket you write the name of your header file whose function you want to use, और डेफिनेटली वो हेडर फाइल के पीछे क्या आना चाहिए, डॉट एच, बिकॉज डॉट एच इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल, एंड क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट। अगेन आई रिपीट, हैज इंक्लूड स्पेस, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जी हेडर फाइल का नाम विथ डॉट एच एक्सटेंशन, और हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस। एक बार आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली तो उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं रेडीमेड, आप उसका यूज भी कर सकते हो। इफ यू फॉरगॉट टू हैड द हेडर फाइल, then computer is not able to find out your functions that you want to use in your program। कंप्यूटर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि आपको कौन सा आपने जो फंक्शन मेंशन किया है और आपने उसकी लाइब्रेरी हेडर फाइल मेंशन नहीं की है, तो कहाँ ढूंढेगा वो फंक्शन, क्योंकि कंप्यूटर के पास तो बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं। ओके, तो वो भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मेंशन किया जाता है, इसलिए टॉप पार्ट में आता है, ऑप्शनल सेक्शन में आता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दैट वन इज द ग्लोबल वेरिएबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं क्योंकि एग्जांपल में बहुत इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ। ओके, स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय यूजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। सी लैंग्वेज में हर एक चीज स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है, और कोई भी चीज स्टार्ट किए तो उसको क्लोज भी करनी पड़ती है, हम क्लोज करेंगे उसको क्लोजिंग करली ब्रैकेट से। दैट मीन्स यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज टू स्टार्ट एनीथिंग स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, एंड टू क्लोज एनीथिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट। जो भी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हर फंक्शन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग करली ब्रैकेट और क्लोज करने के लिए क्लोजिंग करली ब्रैकेट है। और वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपने जो भी कुछ डिक्लेयर किया होगा वो वही पर्टिकुलर पार्ट के लिए होगा, आप उसका यूज दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। ओके, so the variable defined within the curly bracket are known as local variable। the variable defined within the curly brackets are known as local variable। और लोकल दो टाइप के वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे आपको ऑप्शनल सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, क्योंकि लोकल वेरिएबल तो कहाँ पे होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और वो सेक्शन तो हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, हम तो अभी ऊपर के पार्ट है ऑप्शनल सेक्शन के अंदर। ओके, तो लोकल वेरिएबल मतलब वॉट एवर द वेरिएबल दैट यू डिफाइन और दैट यू डिक्लेयर। मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले आपको सी लैंग्वेज को प्रॉपर डिक्लेयर और डिफाइन करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल का नाम क्या, और वो आप वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो जब आप डिक्लेयर करोगे अगर करली ब्रैकेट के अंदर हुआ तो वो हो गया लोकल, और वो वेरिएबल का यूज आप पर्टिकुलर वही करली ब्रैकेट के ग्रुप है उसके अंदर ही कर पाओगे, दूसरा फंक्शन होगा तो उसके अंदर आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि लोकल है। और दूसरा जो है ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड वाइड। अभी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं मेरी जगह से दूसरे सिटी में जाऊं, मैं अगर इफ आई जस्ट मूव आउट फ्रॉम माय होम टाउन टू अदर सिटी, तो क्या होगा, मैं कोई भी दूसरे एरिया में जाऊंगा तो मैं ऐसे ही फेमस बन जाऊंगा। ठीक है, लाओ भाई मुझे ये चीज दो, यू जस्ट अप्रिशिएट मी, बट हु नोज मी, नो बडी नोज मी। ओके,
तो मैं लोकल क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं लोकल, आई एम लोकल टू पर्टिकुलर सिटी, आई एम लोकल टू पर्टिकुलर प्लेस। इफ आई जस्ट मूव, हर कोई आदमी अपनी गली मोहल्ले का किंग होता है। आई एम ऑल्सो द किंग ऑफ माई पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि वहां पे मुझे हर कोई लोग जानते हैं। बट वेन यू कम आउटसाइड योर एरिया, आप दूसरे एरिया में जाओगे तो क्या होगा आपका, नो बडी नोज यू, आपको कोई नहीं पहचानेगा, और आप वहां पे अननोन हो, आपको आने ही नहीं देंगे। भाई तू कौन, भाई आप अपने एरिया के किंग हो, दूसरे एरिया में जाओगे तो कोई आपको पहचानता नहीं, कोई आने भी नहीं देगा। अगर आपको जाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगेन यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको वहां पे जाके पहले बोलना पड़ेगा, भाई रुको, मैं ये हूँ, मेरा काम ये है और मैं ये पर्पज के लिए आया हूँ, तब आपको वो आने देगा। अंडरस्टैंड, बिकॉज वी ऑल आर द लोकल, तो लोकल वेरिएबल का भी काम यही है। द सेकंड थिंग इज, अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज अमिताभ बच्चन अपने गली मोहल्ले का क्या बात कर रहे हो, अगर अपने सिटी की क्या बात कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं पर भी जाएगा तो भी उसको अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट मीन्स दे आर एबल टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, नो नीड टू गिव एन आइडेंटिटी अगेन एंड अगेन। एक बार उसकी पहचान बन गई तो बन गई, बार बार उसको अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज। तो यहाँ पर यही होने वाला है, जो वेरिएबल हम मेन प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिक्लेयर कर देंगे, कंप्यूटर को सी लैंग्वेज को दे देंगे, वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा। और उसको मेन प्रोग्राम के अंदर कोई भी सेक्शन के अंदर आप कितने भी फंक्शन बना लो, अलग अलग फंक्शन में उसको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके प्रोग्राम का हर कोई पार्ट उसको जानता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि भाई ये है, ध्यान रखना ये नाम का आदमी है और ये करने वाला है। एक बार बोल दिया तो फिर बार बार जो आदमी है उसको हर जगह जाने के जगह जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल वेरिएबल, आई थिंक नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड। इसलिए ग्लोबल वेरिएबल को मेन प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिक्लेयर करना है, क्योंकि उसको री आइडेंटिफाई वापस नहीं करना पड़ेगा, रीडिफाइन नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी वेरिएबल हम ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे वो है लोकल, लोकल टू दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर, ओके। नाउ गोइंग टू ऐड, ये ऑप्शनल सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ द कंपल्सरी पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सी लैंग्वेज इज द मेन फंक्शन। हर एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा 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 ही। अगर आपको कोई बोल दे कि मैंने सी प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, कूद कर आया आपके पास, और आपने देखा कि उसके अंदर मेन फंक्शन ही नहीं, तो पहले खींच लेना जोर से मुंह पे, और उसको उठाना कभी तो सपना देख रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम होगा ही नहीं। क्योंकि आपका एक्चुअल प्रोग्राम सी लैंग्वेज का स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होता है और क्लोज भी मेन फंक्शन से ही होता है, यानी कि आपका मेन प्रोग्राम ही वही है। और वो आके बोल रहा है कि मेन फंक्शन है ही नहीं मेरे प्रोग्राम में, तो नेचुरली आपको एक मार कर उसको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सपना देख रहा है। डोंट डू दैट, मैं जस्ट जॉकिंग, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो ऑल द सी प्रोग्राम्स कंटेन वन फंक्शन विथ नेम मेन फंक्शन होगा ही, एंड दिस इज द मेन पार्ट एंड द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सी लैंग्वेज। आपको आपके सॉल्यूशन के लिए जो भी कोडिंग करनी है उसका मेन पार्ट ये है मेन फंक्शन। ओके, फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग करली ब्रैकेट जो मेन फंक्शन का आएगा उससे आपका प्रोग्राम क्लोज होगा। ठीक है, तो यही मेन पार्ट हो गया। ओके, एंड द लास्ट सेक्शन इज द UDF, or we can say the user defined function. Okay, C language provides us the facility of breaking a single program into a small part. आप बड़े प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एंड दैट पीस ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज ए फंक्शन। सी लैंग्वेज के इनबिल्ट फंक्शंस है जो हेडर फाइल में अवेलेबल है, मगर इसके अलावा आप खुद भी, आपको लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा बन रहा है, उसको मुझे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर सकते हो। वो फंक्शन का नाम और काम आपको देना है, मगर अगर आपको वो फंक्शन बनाना है तो आपको वो कहाँ पे क्रिएट करना है, मेन फंक्शन खत्म होने के बाद उसके नीचे लास्ट में, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो हमको हमारे काम को आसान बनाने के लिए कोई हमारे खुद का कोई फंक्शन क्रिएट करके डिवाइड करना है हमने हमारे प्रोग्राम को, तो वो सभी के सभी फंक्शंस जो है
वो मेन फंक्शन क्लोज करने के बाद मेन फंक्शन के नीचे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसका पूरा एक चैप्टर है, one whole chapter is there related to the main function that I explain, no problem, but right now is up to this only, क्योंकि अभी हम मेन फंक्शन यूज नहीं कर, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करने वाले, मेन फंक्शन तो करना ही पड़ेगा भाई, उसके बिना प्रोग्राम थोड़ी होगा। So students, very important point today I am going to explain, that is the keywords, variable and identifier. All these three are important, and the structure of C language. नहीं समझ में आया तो एक बार और चेक कर लेना, और भी ना समझ में आया तो टेलीग्राम में पोस्ट कर देना। Don't forget to give a self test. इसकी self test तो देनी है, and the link is available in the description part of the YouTube. Okay, and don't forget to subscribe my channel Pratik Sir Online. Okay, and be ready for the next lecture. In next lecture we are going to start the C programming. हम मैं उसका थोड़ा एग्जीक्यूशन ऑफ सिखा दूंगा, और मैं आपको ऐप दूंगा, वो ऐप में आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल में भी सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, गिव ए सेल्फ टेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।